मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे और इस समय हम 17 एपिसोड में हैं और हमारे साथ चर्च हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट संदीप सर हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार सभी दर्शकों को। सर जैसे कि 12/4/2024 को अभी एक नया जजमेंट आया हुआ है चर्च ऑफ साउथ इंडिया के ऊपर और इसमें जो है रिटायरमेंट 2 जजों की जो नियुक्ति की गई है, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 जजों की नियुक्ति करनी पड़ी? देखिए, ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, ये जो इनका ट्रस्ट एसोसिएशन है वो प्रॉपर्टियां संभालता है और चर्च ऑफ साउथ इंडिया केवल चर्चेस और इन सब चीज़ों के बारे में देखता है। लेकिन ये दोनों चर्च ऑफ साउथ इंडिया के हैं। तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया जो है ये 1948 में अस्तित्व में आया है। तो जब ये अस्तित्व में आया 1948 में, तो उसके बाद ही में चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन बना। तो उसमें सभी प्रॉपर्टी जो मर्जिंग चर्चेस थी उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दी संभालने के लिए, कस्टोडियन ट्रस्टीज़ बोल के। अब इनमें क्या हो गया था कि जो भी मॉडरेटर आते थे, जो भी बिशप्स आते थे, ये अब्जों खब्जों रुपए की प्रॉपर्टी की जो बेचा बेची चल रही थी और जो धांधली मचा के रखी थी, ये कई हजार करोड़ों की धांधली मचाई हुई है। और हर बिशप ने यहाँ के अंदर चर्च ऑफ साउथ इंडिया के करोड़ों रुपए कमाए हैं। करोड़ रुपए के बड़े बड़े आलीशान घर, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ, बड़े बड़े सब चीज़ों के ऊपर, मतलब इनका फ़ॉरेन आना जाना, इनके फ़ॉरेन के अंदर पैसे और इनके काफ़ी संस्थाएं हैं चर्च ऑफ साउथ इंडिया के ट्रस्ट एसोसिएशन के अंडर जो आते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस है, इनके ज़रिए काफ़ी इनको मेडिकल सीट्स में बड़ा बड़ा लाखों और करोड़ों रुपए का डोनेशन मिलता है मैनेजमेंट सीट्स का। तो ये सभी चीज़ें जब इतना बड़ा पैसा खेलता है साल में, तो ये साल में लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का लेन देन ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया, 5 से इनफैक्ट 4-5 भी मैं कम कह रहा हूँ, 5 से 10 हज़ार करोड़ का लेन देन इन्हीं सभी संस्थाओं में, चर्च ऑफ साउथ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, इन्हीं के अंदर ये सब चीज़ें आ रही। सर लेकिन ये जो है फैसला जो है देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 जजों की जो है नियुक्ति की गई है, तो क्या अब ये धांधलियाँ बंद हो जाएंगी? क्योंकि हर बार हम लोग यही कहते थे कि इनका सिर्फ इनकी जो है कार्य की एक लिमिट ये है कि देख रेख करना, जैसे हर एपिसोड में आपने इस चीज़ की चर्चा की थी, तो ऐसा आज देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, जब से हमारे ये एपिसोड शुरू हो गए, हमने शुरू में भी कहा था कि इनका काम है, ये जो मॉडरेटर है, ये जो बिशप है, इनका काम है कि देखरेख करना और इनका काम है धार्मिक काम करना। जबकि ये उसके बाहर जाके जब प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपस में खरीद फरोख्त करते हैं, करोड़ों रुपए की धांधली करते हैं, पैसा यहाँ से वहाँ घुमाते हैं और ख़ुद के अकाउंट से इन लोग मतलब गबन किया जाता है। और ये जो करोड़ों अब्जों खब्जों रुपए का जो मामला चलता है, ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया में कई सालों से चल रहा है, 1948 से चल रहा है। और वहाँ के जो अभी जो ये, हालांकि ये 10-20 साल के अंदर हमारे जो मित्र है वहाँ के, जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया के मित्र हैं, इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हम भी खुद वहाँ गए और हमने लोगों से संपर्क किया और ये संपर्क के बाद में किस तरह लड़ाई लड़ी जाए, इसके ऊपर हमने बाकायदा NCLT में, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में भी हमने लड़ाई लड़ी। वहाँ पे भी हमको जीत हासिल हुई। अभी हर जगह पे जीत हासिल होते गई, फिर भी ये बिशप और ये मॉडरेटर ये मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में कोर्टों का रास्ता अपना के, आखिर में हर चीज़ इंक्वायरी बिठा के, कई FIRs भी हुए इनके खिलाफ़ और इनके ऊपर ED की कार्रवाई भी हुई है। ED ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी इनके ऑलरेडी जब्त किए हैं। तो कई चीज़ें सामने आई है। अभी क्या हो गया कि पहली बार भारत में ऐसा हो गया है कि हमारे कोर्टों ने इसके अंदर दखल दिए कि इनकी धांधली, इनके चुनावों में कैसी धांधली होती है, ये क्यों लोगों को चुनाव नहीं करने देते, ये क्यों लोगों के चुनाव को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं कि जो चर्च का जो मेंबर रहता है, जो चर्च का भक्तगण रहता है, जिसके अधिकार रहते हैं कि जो चुनाव के अंदर भाग लेके अपना मत दे और मत दे के इनको नियुक्त करे और इनको चुनाव लड़ने की, जो ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ये सब चुनाव के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसका जो मत रहता है, जो उसका वोट रहता है, ये वोट के सिलसिले की लड़ाई है। और ये पहली बार हुआ है कि जब कोर्ट ने देखा कि अरे भाई ये तो पूरी धांधली है, जिसको अपन बोलते कि फिक्स्ड मैच, सेटिंग मैच, जिसे हम लोग कहते हैं कि किस तरह सेट हो जाता है कि नहीं, आदमी हमको पता है चुनाव लड़ने के पहले कि ये जीतने वाला है। भले इसके आजकल तो हमारे देश में तो नया ट्रेंड चल रहा है कि प्रत्याशी भाग जाता है या वही पार्टी बदल देता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो उसको जो खड़ा है उसको पता रहता है वही जीतने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वोटिंग का जो वोटर का लिस्ट बनाया रहता है वही खुद बनाता है, क्योंकि वो धांधली करके ये वोटर लिस्ट बनाता है।
तो ये इतना गंभीर आरोप था, इसके लिए कोर्टों ने इसके अंदर ध्यान दिया और ये केसेस चल रहे थे और कोर्टों ने इसमें ध्यान दे के आखिर में इन बिशप को और चर्च ऑफ साउथ इंडिया से, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन से, मॉडरेटर ये जो रसलम था, इनको डी रसलम, इनको निष्कासित किया गया, इनको निकाल दिया गया क्योंकि इनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी और ये अपनी उम्र के बावजूद पद के ऊपर टिके रहने के लिए ये धांधली कर रहे थे। ऐसी ही सिमिलर धांधली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI में भी चल रही है। उस विषय में भी हम आने वाले हैं, उस विषय में भी आगे चल के आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। केवल आज हम चर्च ऑफ साउथ इंडिया के सिलसिले में आपके सामने आने वाले हैं और ये एक जो जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट के द्वारा 2 जजेस की नियुक्ति मद्रास के हाई कोर्ट ने की है, जो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और इनको पूरी की पूरी पावर दी गई है कि उनको चाहे तो वो और किसी भी जज को नियुक्त कर सकते हैं। तो इन 2 जजों ने ऑलरेडी एक तीसरे जज की भी नियुक्ति कर दी है कि जो डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और ये दोनों रिटायर्ड जस्टिस है ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, इनकी नियुक्ति हुई है और ये ऐतिहासिक फैसला है जो ये डिवीज़न बेंच ने लिया है। OSA दैट इज़ ओरिजिनल सूट जो है, ये ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन OSA के तहत, ये OSA ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन के तहत ये जो हुआ है, ये पहले हम आपको सामने आज ये सब चीज़ें उजागर करने वाले। अच्छा सर, ये डिसीजन आने के बाद अभी क्या रोल रह जाएगा इन लोगों का? चर्च के जो भी प्रेयर करने वाले लोग थे, जो लोग वहाँ जाते थे, उससे जुड़े थे। देखिए, इसमें रोल तो एक ही है कि जो बिशप है, जो भी प्रीस्ट है, उनका रोल एक ही रहने वाला है और वो रहने वाला है आप चर्च चलाओ, आप बैप्टिज़म करो, आप शादी रचो, आप कोई मैयत की प्रेयर रहने वो रखो, जो भी आपको प्रेयर करना है वो करो। उसके अंदर कोर्ट कुछ दखल अंदाज नहीं करता है। जो धार्मिक कार्य हैं वो करने, धार्मिक कार्य कर सकते हो, लेकिन धार्मिक संस्थान के अंदर किसकी नियुक्ति की जाए, कौन से प्रीस्ट को कहाँ से कहाँ भेजा जाए या किसकी ट्रांसफ़र की जाए, या कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैं चेयरमैन हूँ भाई, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय ले सकता हूँ। कोई भी बिशप एडमिनिस्ट्रेशन का आज के बाद निर्णय ले नहीं सकता है जब तक ये 2 जस्टिस पूरी तरह अपनी जो प्रक्रिया पूरी करते हैं, प्रॉपरली इलेक्शन लेके प्रॉपर मॉडरेटर दे देते हैं और उनसे कहा गया है कि ये जल्द से जल्द करें। और हम लोगों को उम्मीद है कि साल भर के अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सभी डायसेशन काउंसिल्स की और वो इलेक्शंस की और वोटर्स के लोगों की, ये सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये साल भर, इसके लिए बिशपों के पास में आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनकी कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है, ये कोई नोटिस इशू नहीं कर सकते, ये कोई चेक पे सिग्नेचर कर नहीं सकते, ये कोई पैसा विड्रॉ कर नहीं सकते। इसके लिए इनके सामने भी बहुत बड़ी प्रसंग आ गया है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में लड़े कैसा लड़े, क्योंकि पहले सब चर्च का पैसा था तो ये लोग चाहे उतना करोड़ों रुपया खर्चा करते थे, बड़े बड़े वकील लगा लेते थे लड़ाई के लिए। अब इनके सामने प्रॉब्लम आ गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े कैसा। इसीलिए ये जो हारे हुए हैं, जिनको निकाला गया है, वो बोल रहे भाई हमको हर डायसिस ने 25 लाख देना चाहिए, लेकिन अभी कोई डायसिस 25 लाख दे नहीं सकता है क्योंकि 2 जस्टिस आज ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, चर्च ऑफ साउथ इंडिया का और चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का। तो इस ज़रिए पूरा का पूरा पैसा अभी इनके कंट्रोल में है, तो ये कुछ धांधली होने वाली नहीं है। सर, ऑर्डर में क्या क्या है, हम दर्शकों को बताएंगे डिटेल्स में। बिल्कुल, हम आपको ज़्यादा समय और न लेते हुए ऑर्डर की तरफ जाएंगे। ये ऑर्डर आप प्लीज़ डाउनलोड भी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है सभी ईसाइयों के लिए। हम हमेशा बार बार आपको जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स है लोगों को बोलते कि आप डाउनलोड कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए इसके लिए क्योंकि ये बहुत अहम ऑर्डर्स है। ये अहम ऑर्डर पूरी की पूरी हमारी क्रिश्चियनिटी की जो मैनेजमेंट है, जो हमारी ईसाई समुदाय की मैनेजमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो चर्चेस है, जो भी मैनेजमेंट है और जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, इन सब के ऊपर के कंट्रोल की बात है। और ये कंट्रोल के सिलसिले में ये पर्टिकुलर ये जो हम जजमेंट्स आपको बताते हैं और ये इतनी मेहनत करके जब ये हम आपके सामने लाते हैं तो हम यही इच्छा रखते हैं कि आप ये जजमेंट्स डाउनलोड कीजिए, आपके पास सेव कीजिए, ताकि आपको इसकी जब भी ज़रूरत लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जानकारी हासिल करने के लिए या आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। अभी हम देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था रिजर्व्ड ऑन 6/3/2024 और 12/4/2024 को ये ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ हाई कोर्ट में। और ये हॉनरेबल जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस आर शक्तिवेल इन्होंने दिया है। ये OSA नंबर में 198, 188 और ये बाकी सब कनेक्टेड मिसलिनियस पिटिशंस है।
ये OSA नंबर 128 ऑफ 2003। इसमें याचिकाकर्ताओं का नाम है डॉक्टर ए शेषाद्री, ए सेल्वराज, एस रॉबर्ट, एलिजाबेथ जे रानी, जे नालन, ए वेदैया वर्सेस चर्च ऑफ साउथ इंडिया, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉडरेटर मोस्ट रेवरेंड धर्मराज रसल्लम, CSI सिनेट सेक्रेटरीट, CSI सेंटर, नंबर 5 वाइट्स रोड, रॉयल पेटा, चेन्नई 16। आगे नीचे है चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स हॉनरेरी सेक्रेटरी सी फर्नांडिस रथीना राजा, ये भी चेन्नई 14, एड्रेस सेम है। फिर है मोस्ट रेवरेंड धर्मराज रसल्लम, मॉडरेटर चर्च ऑफ साउथ इंडिया, तो ये भी है। और फिर बाद में रूबेन मार्क, GM जॉक, सार्जिनी थॉमस। अब इन सब चीज़ों, इन सभी लोगों के नाम है। और ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये है, याद रखिए, OSA नंबर 198 ऑफ 2020, एक मिनट ऊपर जाइए, ऑफ 2023। तो जब आप मद्रास हाईकोर्ट के नए वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, नए वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और आप ये टाइप करोगे, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगी। हमने सब डिटेल दिए हैं और आप इसको जूम करके बाद में भी देख सकते हो, आप आपके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर देख सकते हो और आप ये ऑर्डर डाउनलोड कीजिए। अभी हम देखते हैं कि ये ऑर्डर के अंदर क्या है। देखिए, ओरिजिनल साइड अपील है ये, OSA ओरिजिनल साइड अपील फाइल्ड अंडर ऑर्डर XXXV1 Rule 1 of Original Side Rules 1956, read with clause 15 of laters patent praying to set aside the order dated 5/9/2023 in appeal number 57 of 2023 in CS number 86 of 2022। अभी ये जो था ऑर्डर एक हुई थी 5/9/2023 को। ये ऑर्डर के तहत क्या हो गया था कि मॉडरेटर को गैर कानूनन बताया गया था, उसका चुनाव गैर कानूनन बताया गया था, लेकिन बाकी लोगों का चुनाव ग्राह्य ठहराया गया था। तो ये पूरे की पूरी जब चुनाव ही गलत था, तो इस अपील में ये लोग सभी अपीलेंट गए और बोले कि भाई ये पूरा का पूरा जब चुनाव ही गलत था, इसका गठन ही गलत था, मतदारों का जो गठन था वही गलत था, तो ये पूरा का पूरा स्क्रैप होना चाहिए, इन सभी को निकालो और प्रॉपर से पूरी की पूरी चुनाव के लिए, प्रक्रिया के लिए जो धांधली हुई है उसको ये करके पूरी की वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाए। और डायसीजन काउंसिल में जो धांधली हुई है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे मैच फिक्सिंग होती है, वैसे यहाँ पे डायसिस की तरफ से फिक्सिंग करके लोगों को वोटर बोल के सामने लाया गया। इसमें जो धांधली हुई है, ये जब सामने पूरे के पूरे प्रूफ जिसको हम बोलते हैं, पूरा का पूरा एविडेंस जब कोर्ट के सामने आया, तब कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत धांधली वाला काम है और इसके ऊपर कोर्ट ने एक्शन ली। तो अब ये कैसे और कैसे ली है ये हम देखने वाले हैं। ये है कॉमन जजमेंट। चलिए ऊपर चलिए। बोथ द सूट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड दे रिलेट टू द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया। देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया, एन अनरजिस्टर्ड बॉडी ऑफ पर्सन्स विच इज इन चार्ज ऑफ द फंक्शंस। यहाँ पे हम सब आपको बताना चाहते हैं, एन अनरजिस्टर्ड बॉडी मतलब क्या है? चर्च ऑफ साउथ इंडिया रजिस्टर्ड नहीं है। हम आपको ये बताते, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन under section 92 of the code of civil procedure they relate to the management and administration of the church of south India and unregistered body of persons which is in charge of the functions of the protestant churches in southern India and in Sri Lanka। हमने आपको पहले भी कहा था, ये एकमेव ऐसा चर्च है कि जहाँ इसकी श्रीलंका को भी ये रूल करता है, श्रीलंका के चर्चेस को भी चर्च ऑफ साउथ इंडिया रूल करता है, और ये श्रीलंका के मार्फत काफ़ी पैसों की धांधली मचती है और कई करोड़ों रुपया यहाँ से वहाँ निकलता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये जो बात है कि ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है और ये बॉडी ऑफ पर्सन्स है, लेकिन इसमें क्या है, दिस अनरजिस्टर्ड बॉडी ऑफ पर्सन्स क्रिस्टियन एज चर्च ऑफ साउथ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 of September 1947 and it is governed by a set of rules that is called the Constitution of the Church of South India। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, CNI के अंदर है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसका भी एक अलग से ये है जो रूल्स रेगुलेशंस है, जिसको ये लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। हालांकि आजकल उसमें भी बड़ी धांधली चल रही है, बहुत सी धांधली चल रही है। तो जिस तरीके से ये
ये एप्लीकेबल हुआ है केस, कल चल के ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके लिए ये आप लोग सभी जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। Disputes often arise regarding the management and conduct of the elections for various posts of office bearer in the Church of South India and its other organizations called Church of South India Trust Association. While Church of South India looks after the ecclesiastical functions, the Church of South India Trust Association, which is a company registered under Section 8 of the Companies Act 2013, that is previously it was known as Section 25 of the Companies Act of 1956, takes care of the secular functions and administration of the properties. All the properties of the church vest in the Church of South India Trust Association. अभी हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये सेक्शन 8 की जो कंपनी है चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, चर्च ऑफ साउथ इंडिया की तरफ से ही चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के ऊपर ट्रस्टीज की नियुक्ति की जाती है, और जो मॉडरेटर होता है वो ऑटोमेटिकली चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का मॉडरेटर जो रहता है चर्च ऑफ साउथ इंडिया का, वही उसका भी चेयरमैन बन जाता है। तो ये जो है ये सेक्युलर फंक्शंस को देखती है, पूरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को देखती है। और इस तरह क्या करता है, ये मॉडरेटर बोलता है कि मैं यहाँ पे भी हूँ और वहाँ पे भी हूँ, तो मुझे बेचने का अधिकार है, मैं बेच देता हूँ। अब यहाँ पे कैसा है कि चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन आता है, लेकिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जब आप बात करते हो तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अलग है, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी का मेल हुआ नहीं है। सभी प्रॉपर्टी ओरिजिनल जो चर्चेस हैं उनके ट्रस्ट एसोसिएशन के पास में है, चाहे वो यूसीएनआई के चर्चेस के हो, चाहे वो एंग्लिकन चर्चेस के हो। इसीलिए एंग्लिकन चर्चेस के अलग अलग ट्रस्ट एसोसिएशंस है, जैसे बॉम्बे डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, नागपुर डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, भागलपुर डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, लखनऊ डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, दिल्ली डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, नॉर्थ ईस्ट जाते बोलते आसाम डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, फिर पंजाब डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, पंजाब का वैसे पंजाब नहीं है नाम है उसका, अमृतसर डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन। तो ये जो है ये सभी एंग्लिकन चर्चेस की देखते हैं। बाद में यूसीएनआई के चर्चेस की अलग चर्चेस की प्रॉपर्टी देखते हैं, बैप्टिस्ट की अलग ट्रस्ट एसोसिएशन से वो देखते हैं। तो ऐसे सीएनआई के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्टली सीएसआईटीए देखती है। अब हम आगे देखेंगे सीएस नंबर 86 के हिसाब से, आगे ऊपर जाइए प्लीज़। यहाँ पे जो क्या प्रेयर हुई थी, प्रेयर ये हुई थी, फ्रेम अ स्कीम अंडर सेक्शन 92G एंड H ऑफ द कोड सेटिंग आउट द कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड प्रिस्क्राइबिंग डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द सिनड ऑफ द फर्स्ट डिफेंडेंट। मेंबर्स ऑफ द सिनड ऑफ द फर्स्ट डिफेंडेंट, इनकी जो धांधली होती है इलेक्शन के अंदर, इनको डिस्क्वालीफाई किया कैसे जा सकता है, उसकी परिभाषा कोर्ट ने बतानी चाहिए, और इस परिभाषा को लोगों तक ठीक से विस्तारित में पहुंचानी चाहिए। इसके लिए ये प्रेयर कोर्ट के पास की गई, और एक कानून के तहत करना चाहिए। रिमूविंग द थर्ड डिफेंडेंट कौन था, मॉडरेटर रसल्लम, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द मॉडरेटर ऑफ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया, द फर्स्ट डिफेंडेंट हियर। यहाँ ये बिशप को क्या किया है, रिमूव करो करके प्रेयर थी। ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे कॉन्सिक्वेंटली रिमूविंग द थर्ड डिफेंडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, द सेकंड डिफेंडेंट हेरिन। अभी चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के चेयरमैनशिप से भी इसको निष्कासित किया जाए करके ये प्रेयर थी। और ये सभी प्रेयर हम ऊपर देखेंगे, ये सब प्रेयर की गई। The background facts which according to the plaintiffs in the said suit forced them to approach this court are as follows. The plaintiffs मतलब ये 6 लोग जो चर्च के मेंबर है, चर्च के सदस्य है, चर्च के भक्तगण है, इनके अधिकार है। क्यों? क्योंकि इनका जो बैप्टिज़म है वो उन चर्च ऑफ साउथ इंडिया में हुआ है। तो जिसका भी बैप्टिज़म होता है तो उसका अधिकार बन जाता है कि वो उसका मेंबरशिप प्राप्त करे। देखिए, the plaintiffs who are 6 in numbers are members of the church, and it is claimed that they have been members of the church for considerably long period. It is also claimed that the plaintiffs had held certain vital positions in the management of the church in the past. The third defendant in the suit, Most Reverend Dharmaraj Rasalam, was elected as a moderator in the election held on 11/10/2020 for 3 years period ending on 11/10/2023, contending that the third defendant was accused of several criminal offences and almost 10 FIRs were pending against him on the date of his nomination as the moderator. अब यहाँ क्या बात आती है, इस मॉडरेटर के खिलाफ 10 FIR पेंडिंग है। CNI के मॉडरेटर के पास खिलाफ लगभग 25 से 30 FIR पेंडिंग है।
पुराने मॉडरेटर के खिलाफ लगभग 60 एफआईआर पेंडिंग है पीसी सिंह के खिलाफ, अभी बीके नायक के खिलाफ 25 से 30 एफआईआर पेंडिंग है। तो ये जब इतने एफआईआर पेंडिंग होते हैं, ये जब कोर्टों के नज़र में आता है तो कोर्टों का रवैया बदल जाता है कि ये यार ये गुनहगार लोग ये बोल रहे हैं मैं मॉडरेटर हूँ, इतने एफआईआर क्यों होते हैं और सभी प्रॉपर्टी और पैसे की धांधली के रहते हैं। मतलब सभी चीटिंग, सभी प्रॉपर्टी हैंडिंग ओवर, सभी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ये ऐसा क्यों होता है जब कोर्ट के ये चीज़ ध्यान में आती है। तो अभी देखिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे। द सूट केम टू बी फाइल्ड सीकिंग अ स्कीम प्राइमरली कंटेंडिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ moderator, and this had led to persons with criminal background as well as criminal antecedents to occupy the post of moderator। साफ साफ लिखा गया है, यही धांधली सेम टू सेम वर्ड की धांधली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में चल रही है। यहाँ मॉडरेटर अपने आप को मन चाहे नियुक्ति करा देता है। अभी हाल ही में बीके नायक ने खुद को अपने फुलबनी डायसिस से निकाल के अपने आप की नियुक्ति आगरा डायसिस में करवा के ली, जो कि गैर कानूनन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी गैर कानूनन है। ये कैसे क्या होता है और ये इन्होंने कैसे क्या ये सब अमेंडमेंट्स किए, ये सब अमेंडमेंट सब गलत है। और ये अमेंडमेंट्स करके उन्होंने सब चीज़ ये जो गलत किया है, ये गलत चीज़ें अभी सामने आ गई है, उजागर हो रही है। और यही चीज़ लागू होगी कल बीके नायक के लिए भी और सभी बिशपों के लिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, जो ये धांधली में साथ में है और जो ओके बोलते हैं इस धांधली को। हाल ही में एक केस भी फाइल हुई है और वो भी उड़ीसा में फाइल हुई है। उसके बारे में भी आने वाले दिनों में जैसे ही ऑर्डर हो जाएगी हम आपके सामने ज़रूर वो ऑर्डर को भी लेके आएंगे और वो पूरी की पूरी धांधली बताएंगे। हालांकि बीके नायक ने पूरी प्रेशर लगाई है, जो याचिका करता है उनको कहा है कि कई लाख रुपए की ऑफ़र दी है कि आप इतने लाख लो लेकिन ये केस विड्रॉ करो मेरे खिलाफ। लेकिन ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वहाँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनॉड भी हरकत में आ गई है, तकलीफ़ में आ गई है। आने वाले दिनों में आपको उसका भी जजमेंट है, उसका भी ऑर्डर्स है, आपके सामने हम पेश करेंगे। ये हम आपको जस्ट अभी उजागर कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे भी जैसे मॉडरेटर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और जिनका क्रिमिनल, फिर ये कैसे क्या पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं मॉडरेटर की, तो इन्होंने नहीं करना चाहिए। ये बिशप भी नहीं रह सकते, लेकिन ये बिशप रहते हैं और ये धांधली करते हैं। सीएनआई में भी यही होता है, सीएसआई में भी यही होता है। और इस सब चीज़ के पीछे पॉइंटिंग आउट दैट द अनदर एनोमली इज द प्लेंटिफ सॉट फॉर अ फ्रेमिंग ऑफ स्कीम एंड रिमूवल ऑफ द थर्ड डिफेंडेंट एज अ मॉडरेटर। अब की बात क्या हो गया है, लोगों ने, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने आपस में बहुत कोशिश की, चर्च के लोगों ने, कि किस तरह हम ये धांधली करने वाले मॉडरेटर बिशप को निकाला सके, इनको किस तरह हम बाहर निकाल सके। लेकिन लोगों ने देखा कि ऐसे बोलने से या व्हाट्सएप के मैसेज से कुछ नहीं होता है। होता कब कुछ है, जब हम अदालत में जाएंगे, इनकी धांधली के कागज़ सामने रखेंगे, तब जाके अदालत हरकत में आएगी और इनको अल्टीमेटली अदालत निकालेगी। क्योंकि ये जो कहते हैं कि हम धर्म गुरु है, हमको कौन निकाल नहीं सकता, हमारा अनरजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको जो जी में चाहे हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई है। हमने पिछले भी एक एपिसोड में ऑलरेडी ये चीज़ देखी है, आगे भी देख रहे हैं। अभी देखिए ये, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन विच इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी, द मॉडरेटर बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ऊपर लीजिए, of the Church of South India Trust Association. Also thereby the moderator controls the entire properties of the Church of South India which are valued a few thousand crores। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी लाखों करोड़ की है। हमारे एस्टीमेट के हिसाब से आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया के पास लगभग 5 से 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिकाना हक है। और मालिकाना नहीं हक है, कस्टोडियन ट्रस्टी के हक है। हालांकि ये इनको मालिकाना बताते हैं और बेच फरोख्त करते हैं, वो गलत है, वो और बात है। लेकिन आज लगभग ये 5 लाख से 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियाँ हैं। अब हम देखेंगे कि therefore according to the plaintiff there was imminent need for a scheme to be framed for administration of the church providing for qualification and disqualification of persons। अब आप ऊपर जाइए ऊपर। नीचे आइए। यस, अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट एंड फॉर इंक्वायरिंग इन, ऊपर जाइए। हाँ बस, इन OA नंबर 819 of 2022
The plaintiff sought for an injunction restraining the respondents from conducting any election process for the Church of South India Synod for the triennium between 2023-2026 without streamlining the electoral college with the aid of an administrator to be appointed by this court. Electoral college म्हणजे मतदार यादी, जो मतदार रहता है, जो वोटर रहता है, उनका इलेक्ट्रल कॉलेज उसको बोला जाता है। उसकी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होगा, वोट स्ट्रीमलाइन करेगा और उसके ज़रिए ही आगे का इलेक्शन होगा। अब आगे चलिए ऊपर। हाँ and for inquiring in and to correcting the manipulations. Correcting, देखा यहाँ वर्ड क्या यूज किया, correcting manipulations, illegalities and streamlining the various organization including the Synod Council of the first defendant and conducting forthcoming Church of South India elections for the triennium 2023 to 2025. 2023 टू 2026। ये जो ट्राइनियम है हर 3 साल के बाद में काउंसिल होती है और ये सिनॉड होती है, और इस सिनॉड काउंसिल के अंदर जो धांधली मची है इसको पूरी तरह इसको भाई निष्कासित किया जाए और कोर्ट के मार्फत इन सब चीज़ों के ऊपर देखरेख की जाए। हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर आगे और क्या चीज़ हुए हैं। चलिए और क्या प्रेयर है, प्रेयर क्या है? Implement the amendments including the amendment seeking to enhance the retirement age of the bishops and presbyters at 70 years। यहाँ पे ये पादरी लोगों ने और ये बिशप लोगों ने मिलके एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो चर्च ऑफ साउथ इंडिया में पहले 65 साल की थी। 65 साल की उम्र को इन्होंने क्या किया, खुद ही आपस में मिलके इन्होंने 65 की 67 कर दी 5 साल पहले। अभी 67 करने के बाद अभी इन्होंने क्या किया, 67 की 70 साल कर दी। ये इस तरह अपनी रिटायरमेंट का एज बढ़ाते हैं ताकि इनको मलिदा खा सके, इनको पद के ऊपर बैठे रहे और पैसा कमा सके। और ये कहाँ हुई मीटिंग? स्पेशल सिनॉड काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 7/3/2022 एट तिरुचिरापल्ली एज इलीगल वॉइड एंड नॉन एग्जिस्टेंस इन लॉ एंड परमानेंट इंजंक्शन बोला है। Permanent injunction restraining the defendant 2 to 5 and other men and agents from proceeding with any meeting of Church of South India Synod Council or any other meeting for the election of Church of South India Synod Council office bearers for the forthcoming triennium 2023-2025 on the basis of the impugned notification dating 27/12/2022। तो ये जो नोटिफिकेशन इलीगली इशू करते हैं कि हाँ भाई हमने इलीगली नोटिफिकेशन इशू किया, फलाने यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे, फलाने यहाँ पे हमने चुनाव घोषित किया, जैसे अभी इलीगल एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी, और वो है फुलबनी डायसिस का। वहाँ के बिशप के नोटिफिकेशन के लिए, चुनाव के लिए अभी के जो BK नायक है वहाँ के बिशप थे, उन्हें अपने आप को वहाँ से निकाला और अपने आप को आगरा में उन्होंने अपने आप की नियुक्ति करा दी, क्योंकि आगरा में करोड़ों रुपए की धांधली अभी वो कर सकते हैं और यहाँ पे उनको अपने साले को बिशप बनाना है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे भी एक अलग षड्यंत्र रचा है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कोर्ट केस चल रही है। तो ये जो हो रहा है ये तभी होता है जब गलत होता है। अभी इसमें देखिए कि हम लोग ने क्या प्रेयर क्या मांगी है। अपॉइंटमेंट of former judges of this honorable court as administrator for framing guidelines and for good administration and managing the affairs of the first defendant and for inquiring into all pending disputes affecting or relating to electoral college of Church of South India। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वोटर की यादी बराबर करे और वोटर की यादी बराबर करने के बाद में इसको प्रॉपरली ये सामने उजागर करे और ये इसके ज़रिए ये सब चीज़ें सामने आए। अभी हम देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, आगे ऊपर चलिए। हाँ हाईलाइट। चर्च, it was also contended that the Church of South India, being an unregistered body of persons, suits filed without obtaining leave under Rule 8 of Order 1 of the Code of Civil Procedure should not be entertained and no interim orders can be granted in such suits। ऐसा बिशप रसल्लम का मॉडरेटर का कहना था, उनके वकीलों का कहना था। On the merits, अब अदालत क्या कहती? On the merits, it was contended that the amendments proposed are only with a view to provide an opportunity for
As regards the allegations against third defendants in CS number 86 regarding the pendency of the criminal cases, it was contended that these criminal cases were not filed against him in his individual capacity but were filed in the capacity of chairman of the institution. जब तुम चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं, तुम ये नहीं कह सकते हो मैं तो चेयरमैन था इसके लिए मुझे फाइल हो गए, नहीं तो मेरा तो इंडिविजुअल के ऊपर मेरे तो कोई केस नहीं, तुम वहाँ पे हो रसलम, तुम मॉडरेटर हो तभी जाके तुम चेयरमैन हो, इसीलिए तुम उसको अलग नहीं कर सकते, कोर्टों ने कहा. अभी हम आगे देखें. द लर्नेड सिंगल जज टुक अप. हाँ हाँ, आप ऊपर चलिए. हाँ, ये इलेक्ट्रल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया with the appointment, ensuring proper composition of the synod, electoral college in accordance with the constitution of the Church of South India sans the amendments. मतलब जो भी amendments हुए क्या वो proper है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके तहत बराबर चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, ये जजेस देखेंगे और ये तय करेंगे. आगे देखिए. यहाँ पे 3 टायर्स बताया है चर्च ऑफ साउथ इंडिया के अंदर. पहला है चर्च काउंसिल विच नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल चर्चेस, मतलब जैसे CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है चर्च की पास्टरेट कमेटी, चर्च पास्टरेट, चर्च पैरिश, और ये यहाँ पे क्या होता है चर्च काउंसिल होता है इंडिविजुअल चर्चेस का और उनके मेंबर्स का. क्लर्जीमैन अटैच्ड वो क्या रहते हैं, एंड द डीकन्स एंड प्रेसबिटर्स. द प्रेसबिटर्स आर जनरली इन चार्ज ऑफ द पास्टोरेट विच इज़ अ लार्जर बॉडी. अ ग्रुप ऑफ चर्चेस बाद में क्या बोलता है, डायसीसन काउंसिल बनता है, डायसीसन काउंसिल बनता है. आप ऊपर चलिए. अ ग्रुप ऑफ चर्चेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स आर कंस्टिट्यूटेड एज अ डायसीसन काउंसिल. इसके बाद में क्या आता है, इसको सेकंड टायर बोलते हैं. और बाद में सुप्रीम बॉडी इज द सिनड विच फॉर्म्स द थर्ड tier or the uppermost tier in the management of the church. Each diocesan council has a separate and independent constitution for itself and local congregations. The churches are governed by the diocesan constitution. The diocesan council consists of a bishop. अब ये डायसिस रहता है, डायसिस के तरफ उनके अंदर से, उनके सिनड की तरफ से डायसीसन काउंसिल जो रहते हैं, डायसीसन काउंसिल्स की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, लोग चुन के आते हैं और वो सिनड में जाके बैठते हैं, और सिनड जो हाईएस्ट बॉडी रहती है चर्च की. तो ये सब चीज़ जो बताई गई है कोर्टों के अंदर. आइए अभी आप डायरेक्ट नीचे चलिए. जी हाँ, और नीचे चलिए. आइए नीचे. अब ये हमको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि ये कैसे इन्होंने मतलब जो खिलवाड़ किया था, तो कोर्टों के बहुत सी चीज़ें सब सामने आई. अब ये कोर्टों के सामने लेके आती. मिस्टर एस थंका सिवन, लर्नेड काउंसिल, would submit that while the learned judge has found that the representative of the diocesan council have not been elected in accordance with the constitution, have not been elected, and hence the very constitution of the electoral college was flawed, which would have the effect of invalidating the elections of the office bearer of the synod. They had taken us through the list of electoral college, list of members who participated in the election meeting of synod conducted at Hubli from 13/1/2023 to 15/1/2023 to demonstrate that there were several serious flaws in the very constitution of the electoral college. मतलब साफ है, जो भी वोटर लिस्ट तैयार की थी उसके अंदर पूरी धांधली थी. इसके कारण ही ये जजमेंट पास हुआ और कोर्ट ने ये चीज़ साफ साफ कही है कि हुबली के अंदर जो काउंसिल तुम्हारी सिनड हुई, वो सिनड के अंदर जो तुम्हारे मेंबर्स थे पूरी धांधली की तरफ से थे, क्योंकि डायसीसन काउंसिल बराबर कॉन्स्टिट्यूट हुए नहीं थी, उधर के मेंबर्स बराबर चुन के आए नहीं थे, और तुमने सब पूरी की पूरी धांधली से मेंबर्स चुने, और इसके लिए पूरा का पूरा तुम्हारा जो गठन है चर्च ऑफ साउथ इंडिया का और सिनड का, उसको पूरा का पूरा निष्कासित कर दिया गया है. और हम जाएंगे, आप आइए लास्ट पेज पे जाइए. इसके पहले आप ऊपर जरा जाइए. जाइए बस ऊपर. हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हम आपके सामने लाते हैं. यहाँ एक केस लॉ है, बहुत बेहतरीन केस लॉ सामने दिया है.
Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee versus Mahant Harnam Singh C and others reported in 2003-11 Supreme Court SCC 377 and R. Venugopal Naida and others, Venkatarayula Naidu Charities. Yeah, the learned counsel would contend that a suit under section 92 is a suit for vindication of public rights and therefore it is deemed to be a suit for and on behalf of the entire body of persons who are interested in the trust. अभी यहाँ पे क्या आती है पब्लिक राइट्स मतलब क्या, जो चर्च मेंबर्स है वो पब्लिक है और वो पब्लिक की राइट्स क्या है कि उनका जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके यहाँ पे इलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उनके मतदान के अधिकार प्रॉपर होने चाहिए। अगर उसमें धांधली कोई बिशप करता है, कोई प्रीस्ट करता है, कोई मॉडरेटर करता है, कोई अगर डायसीसन काउंसिल करता है तो उसके पास पूरे अधिकार पड़ते हैं कि वो पूरी की पूरी अपनी जो मतदार यादी और जो भी धांधली हुई है उसको सामने लाए और कोर्टों की तरफ से ऑर्डर ले। ये सब चीज़ हुआ है क्योंकि ये क्या है, दीज आर द पे ऑन बिहाफ ऑफ द एंटर एंड therefore it is deemed to be a suit for and on behalf of the entire body of persons who are interested in the trust, body who are interested in the trust। अभी आप ऊपर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये हम आपके सामने ला रहे हैं। ये ऊपर जाइए, आइए नीचे आइए और नीचे आइए। सी, ये ऑर्डर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा और नीचे आइए। पॉइंट नंबर 76, वी शुड पॉइंट आउट दैट डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट एज अर्ली एज 26 ऑफ नवंबर 1940 इन बापू गौड़ा, यादू गौड़ा पाटिल एंड अदर्स वर्सेस विनायक सदाशिव कुलकर्णी and others reported in AIR 1941 Bombay 31-7 held that a procedure under Order 1 Rule 8 need not be extended to suits under Section 92 as the suits under Section 92 are essentially deemed to be the suits by and on behalf of the beneficiaries of the trust। ये 92 के तहत कोई भी बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, जैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है, जो बेनिफिशरीज है ऑफ UCNITA, CNITA, तुम्हारा अमेरिकन मराठी मिशन, फिर तुम्हारे जो दूसरे ट्रस्ट है कोयमा ट्रस्ट एसोसिएशन, कोल्हापुर डायसीसन ट्रस्ट एसोसिएशन, कोई भी डायसीसन ट्रस्ट एसोसिएशन, ये सभी के सभी इसके अंदर दायरे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिशरीज है और इनको पूरे अधिकार है और ये 76 के अंदर साफ साफ लिखा गया है ये अधिकार, और ये ऑर्डर्स भी बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। इसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस ऑर्डर को आप डाउनलोड कीजिए और अपने पास रखिए। अभी हम लास्ट में जाएंगे कि यहां पे क्या हुआ है। वी आर देयरफॉर सेटिस्फाइड, कोर्ट क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया सिनड। The learned single judge has already appointed the Honorable Mr. Justice V. Bharadisasam to conduct the elections for the post of moderator alone. Considering the nature of the work and the time that it is to be spent in administration, we find up jara rukiye. We therefore appoint Honorable Mr. Justice R. Balasubramaniam and Honorable Justice V. Bharatidasam, retired judges of this court, as administrator who will take immediate charge of the administration of Church of South India as well as Trust Association and administer the same till such time the elections of the diocesan councils are completed. The administrators named above are at liberty to appoint any other district judge or judges to assist them in the process. The Church of South India Synod will pay a sum of rupees 10 lakhs each as their initial remuneration to the administrator, and if any retired district judge is nominated by the administrator, they will be paid a sum of rupees 3 lakhs each as initial remuneration. ये बहुत ज़रूरी हो गया, आज ये इतने लाखों रुपए जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है कि करोड़ों रुपए इसके कारण बच रहे हैं। चर्च ऑफ साउथ इंडिया के करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बच रही है, करोड़ रुपए की धांधली बच रही है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो इतना जो खबजो रुपए का है सब बचेगा, क्योंकि ये केवल इतना रेन्यूमरेशन के अंदर हमको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करके जजेस लोग देने वाले हैं, उनके देखरेखी के अंदर इलेक्शंस होगा। और इसके ज़रिए ये ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। और इसी सिलसिले में आने वाले दिनों में आपको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी जो धांधली है, इसके अंदर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के भी लोग ऐसे ही मूवमेंट कर सकते हैं और जाके अपनी पिटीशन दाखिल करके पूरे के पूरे दस्तावेज और इनके FIR की कॉपी सामने रख के इनके खिलाफ ऑर्डर लेके
मॉडरेटर को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, चाहे वो बीके नायक हो, डेप्यूटी मॉडरेटर हो, अदर लोग हो, इन सबको हटाया जा सकता है। सबके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। सब लोग आज यहाँ से वहाँ, ये पुलिस स्टेशन से यहाँ पे, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन में आज इन लोग भागते हैं अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देने के लिए और धांधली मचा के रखी है। और ये जो गलत अपॉइंटमेंट्स करते हैं, गलत लेटर्स करते हैं, ये सब चीज़ें अभी सामने आ रही है और ये आने वाले दिनों में आने वाली है। अभी ये देखिए कि जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड by this thing will immediately take over the administration of both Church of South India. We however do not want the administrator to continue to the disposal of the suit under section 92. इसके लिए कोर्ट क्या बोलता है कि हमको ये कोई केस चलेगी तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। हमने कहा उनको, we would therefore request administrating committee to ensure that the elections for all the diocesan council are conducted and representatives of the synod are also elected by the respective diocesan councils, and a special meeting of the synod is convened at the earliest possible opportunity to elect new office bearers of the synod. मतलब इनको कम से कम समय के अंदर फटाफट सिनड को घोषित करना है और मेरे ख्याल से ये 6 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर, इस साल के एंड के अंदर ही दिसंबर तक एक नया सिनड अस्तित्व में आएगा। प्रॉपर इलेक्ट्रल रोल आएंगे और प्रॉपर सब चीज़ें एक साल के अंदर ये लोग पूरी की पूरी जो इलेक्शन है ये पूरा कंडक्ट करेंगे। और ये सब, ये 2 जजेस है, इनके देखरेखी में होगा, रिटायर्ड जजेस है हाई कोर्ट के। और साथ ही साथ में इन्होंने एक नया जज भी अपॉइंट किया है, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया है और वो डे टू डे फंक्शनिंग वो देख रहा है। और इस तरीके के सब चीज़ें अभी शुरुआत हो चुकी है। सर, देश में मद्रास कोर्ट ने जो फैसले दिए हमने सबको बताया, आपने डिटेल्स में दिया है, लेकिन हम अगला एपिसोड जो होगा वो किस मुद्दे पे लेना चाहेंगे? देखिए, अगला एपिसोड बहुत ही भयंकर और महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम ले रहे हैं और वो एपिसोड रहेगा चर्च, जो आज मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया है। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में अबजो खबजो रुपए की धांधली मची हुई है और उनके बिशपों के ऊपर, उनके ऑफिस बेयरर्स के ऊपर कई जगह एफआईआर हुए हैं। कई लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां जमा की है और बहुत अबजो खबजो रुपए की धांधली मचा के रखी है। तो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सिलसिले में अगला एपिसोड रहेगा और वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया क्या है, उसके अंदर कैसी धांधली मचती है और उन्होंने कैसी कैसी धांधली मुंबई में भी मचा के रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लखनऊ, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कैसे उन्होंने गैर कानूनन ढंग से प्रॉपर्टियां बेची है और कैसे खरीद फरोख्त किया है और किस किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। और कई कई जगहों के ऊपर बिल्डरों ने भी इनके ऊपर एफआईआर किए हैं और कोर्टों ने इनकी प्रॉपर्टियां भी जब्त की है। ये सभी चीज़ें आपके सामने अभी मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सिलसिले में आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि हम CNI और CSI के बारे में भूल गए हैं। फिलहाल हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का इसके लिए लेना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि कई दिनों से पेंडिंग है। तो आगे चल के मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, जिसको हम पहले बोलते थे मेथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया, इस सिलसिले में सभी चीज़ें जो देश में चल रही है, अबजो खबजो और हज़ारों करोड़ों की धांधली आपके सामने लाएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को जो है मार्गदर्शन दिया इन चीज़ों को बता के। जय पांडे, PJ न्यूज़ से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि यह देश में पहली बार जो है 2 जजों की जो है अपॉइंट किया गया है, लिया गया है। इन जो जो भी भ्रष्टाचारी थे, काम हो रहे थे चर्चों को लेके, इसके ऊपर रोक लगी है इन 2 जजों के आने की वजह से और इसका रिजल्ट आने वाले समय में हमें मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से। जय हिंद।